Hello everyone, my name is Raghavendra Pratap Singh and today we are going to talk about how to do well in CBSE exam. आपको पता है अभी CBSE एग्जाम्स फिलहाल कंडक्ट हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी और भी एग्जाम्स आने होने वाले हैं। जैसे क्लास 12th में पहला एग्जाम जो है वो केमिस्ट्री का लगा हुआ है, जो PCM ले रखा है या PCB जिन लोगों ने ले रखा है। उससे पहले जो है वो आज ही एक दिन पहले हिंदी का एग्जाम हो चुका है बच्चों का। तो जो पहला एग्जाम होगा अभी फिलहाल अफसर उस हिसाब से केमिस्ट्री का होगा, उसके बाद जो होगा वो आपका फिजिक्स का होगा एंड देन आफ्टर बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स विल बी डन। उसी तरह से 10th क्लास का भी एक एग्जाम हो चुका है इंग्लिश का, नेक्स्ट है 7 तारीख को लगा हुआ है मैथमेटिक्स का और उसके बाद जो है बाकी एग्जाम्स होंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये पूछना था कि सर कभी कभी ये होता है टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है या कोई लिख रहा है या किसी को नींद नहीं आ रही है, तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि एक ऐसा वीडियो बना दें जिसमें सारी की सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली जाए। तो पहले प्रॉब्लम्स क्या है जरा उसके बारे में जानते हैं हम लोग। पहली प्रॉब्लम स्लीप मैनेजमेंट। दूसरी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट। तीसरी प्रॉब्लम कि सिलेबस कैसे कवर हो, तो सिलेबस कवरिंग। चौथी प्रॉब्लम आंसर राइटिंग। पांचवी प्रॉब्लम स्ट्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने कवर कर ली। फिलहाल देखिए स्लीप मैनेजमेंट हो गया, नॉर्मल स्लीप ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे एक टाइम फ्रेम में किसी चैप्टर को खत्म किया जाए, सिलेबस कवरिंग कैसे सिलेबस कवर किया जाए, आंसर राइटिंग कैसे आंसर लिखा जाए, और फिर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत दिक्कतें होती हैं खासकर बच्चों को जब एग्जाम नजदीक आते हैं, कभी रात में नहीं सो पा रहे हैं, कभी दिन में परेशान हैं। जैसे आज ही की बात है, एक बच्ची जो है इवन दो शी इज अ टॉपर इन माई क्लास बट फिर भी वो रो रही थी इसको लेकर के कि सर थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है, जबकि रियलिटी है कि वो कंफ्यूजन है नहीं, बट क्या है क्योंकि बच्चों को स्ट्रेस हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये चीजें यहाँ पर आती हैं। तो चलिए इस बारे में अब आराम से बात करते हैं। सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली चीज है, पहले पॉइंट लिखते हैं, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। सच्चाई ये है कि कुछ बच्चे अभी भी होंगे क्लास 12th में और क्लास 10th में CBSE में जो शायद इंतजार कर रहे होंगे कि एक काम करेंगे, जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले रात जागेंगे और आराम से कर डालेंगे पूरा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मिथक बनी हुई जो अभी तक लोग चला रहे हैं। और ये मिथक बनाया किसने? ये टॉपर बच्चों ने बनाया है। और किस बात को लेकर के? वो दिखाते हैं कि हम रात में पढ़ के पूरा खत्म कर लेते हैं, जबकि रियलिटी ये है जब तक कि आपने सिलेबस पहले पढ़ नहीं रखा होगा तब तक आप एक रात में 6 चैप्टर 8 चैप्टर कैसे पढ़ सकते हैं? आपके दिमाग में वो मेंटेन होगा ही नहीं। तो ये उन्हीं बच्चों का होता है जो पहले से एक एक करके सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके होते हैं, फिर लास्ट में उन्होंने रिविजन किया और उनका पूरा काम हो गया। तो कभी भी लास्ट मोमेंट का वेट आपको नहीं करना है, हमेशा टाइम से चीजें करनी है। जैसे अभी भी मान लीजिए आज तारीख है 2 मई, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 को आपका एग्जाम है। आपको ये 6 के तक लेने नहीं है। आप ये मान के चलो कि आपके पास सिर्फ यही दिन है, 2, 3, 4, 5। ये दिन तो सिर्फ आपके मजे के लिए, आराम करने के लिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कभी भी कोई भी एग्जाम बच्चों को दिलवाऊं तो उससे एक दिन पहले उनको एकदम स्ट्रेस फील, आप एकदम रिलीफ मिलनी चाहिए ताकि उनको टेंशन ही ना हो। जब टेंशन नहीं होगी तो आपका एग्जाम बड़ा अच्छा जाएगा। तो आप ये 4 दिन मान के चलो। अब इस 4 दिनों में मान लीजिए आपके पास 8 चैप्टर्स हैं, तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ इतना करो कि 3 चैप्टर इस दिन, 3 चैप्टर इस दिन और 2 चैप्टर इस दिन। तो 3, 3, 6 और 2, 8 आपने चैप्टर्स कवर कर लिए। इस दिन आपने क्या किया, उसके मॉक पेपर सॉल्व कर लिया, फिर सॉल्यूशन चेक कर लिया और फिर से रिवीजन कर लिया। इतना काफी होगा। ये तब पॉसिबल हो सकता है जब अगर आपने ऑलरेडी अब तक की जो है पढ़ाई कर रखी होगी। जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं कर रखी है उनके लिए भैया क्या है, जय माता दी, जय श्री राम या राम भरोसे, जो भी बोलना बोल लो, अपने हिसाब से तुम लोग देख लो। तो चलिए ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टेबल, और बहुत जरूरी पॉइंट है बच्चों के लिए टाइम टेबल। सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहीं आती हैं। मैंने देखा है पिछले 1-2 सालों में, जब भी बोर्ड एग्जाम नजदीक होता है तो बच्चों को बोलता हूँ एक काम करो, टाइम टेबल लिख के दिखाओ, और बड़े बढ़िया टाइम टेबल बना के लाते हैं लोग। 4 बजे उठ गए, 5:30 बजे तक आराम से रिवीजन किया, 5 से 7 बजे तक फिर उन्होंने फिर से एक कोई मैथ्स लगा ली, 7 से 9 तक फिजिक्स लगा ली, फिर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री लगा ली। अरे ऐसा दिख के लाएंगे कि पूरा दिन पढ़ रहे हैं। और अगर दोपहर में 2 बजे भी कुछ देखो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन
फेसबुक पे ऑनलाइन, हर जगह ऑनलाइन रहेंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। तो टाइम टेबल जब भी बनाइए तो ईमानदारी का खासकर ख्याल रखिए कि आपकी ऑनेस्टी है या नहीं। टाइम टेबल में ऑनेस्टी इज द की, प्लीज इसको मेंटेन करिए। मैं नहीं कहता हूं कभी कि आप दिन में सुबह सुबह उठ के पढ़िए या रात लेट नाइट तक पढ़िए। ये हर एक की इंसान की बॉडी अपने अपने तरह से रिएक्ट करती है। तो जो भी जिस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आप ऐसे इंसान हो जिसको रात में जगना पसंद है। जैसे आजकल का कल्चर चला है, ज्यादातर लोग 2 बजे 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप 4 बजे तक पढ़ाई करो। आप 4 बजे सो जाओ, 11 बजे उठो, 12 बजे उठो। और अगर ऐसे इंसान हो जिसको जो है सुबह जल्दी उठना पसंद है, तो आप 4 बजे से पढ़ाई करना शुरू कर दो, 4 से 8 बजे तक पढ़ाई करो, फिर नॉर्मल काम करो, सुबह फिर रात में जल्दी सो जाओ। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट प्लीज एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस टाइम फ्रेम में इतना खत्म करके रखना है। टाइम फ्रेम का हमेशा ख्याल रखिए। एक टाइम फ्रेम जोन बनाइए कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, 3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो वो टाइम टेबल जो है वो आपके लिए होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, उसको आप आराम से यूज कर पाएंगे। कोई जरूरत नहीं कि आप 8 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, आप 3 घंटे पढ़ाई कर लो, काफी दिन भर में। लेकिन 3 घंटे वो ऑनेस्टी आपके अंदर रहनी चाहिए पढ़ाई को लेकर के कि मुझे ये चीजें यहाँ पर खत्म करनी है। 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा मैथ्स, या मैथ्स की बजाय बायोलॉजी तो बायोलॉजी, या फिर मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपकी मर्जी है वो अलग बात है, लेकिन टाइम टेबल हमेशा बना कर रखिए। फिर तीसरा पॉइंट है आपका रिवीजन। अब रिवीजन के भी कई तरीके होते हैं। मान लीजिए अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो पर डे रिवीजन प्लस वीकली रिवीजन और प्लस मंथली रिवीजन। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, मान लीजिए आपने इस क्लास में आज आप हमारे यहाँ आए पढ़ने के लिए और आपने केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन या एल्डिहाइड कीटोन्स या अमाइंस कोई भी एक चैप्टर पढ़ा आपने, तो पढ़ने के बाद हम करते क्या है, हम पर डे बच्चों को बोलते हैं, एक असाइनमेंट दे दिया कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं, तो आपका उससे पर डे वाला रिवीजन हो गया। फिर वीकली रिवीजन, हर सैटरडे को हमारे यहाँ टेस्ट होता है, उससे क्या होता है आपका वीकली रिवीजन हो जाएगा। और फिर मंथली रिवीजन, ये ऑटोमेटिक है कि जब आपके 4 टेस्ट, हमारे यहाँ सिस्टम ये चलता है, जब ये 4 टेस्ट हो गए सैटरडे को, तो जो लास्ट टेस्ट होगा आपका उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो फॉर श्योर शॉर्ट है कि आपके जो स्कोर होगा वो बहुत अच्छा जाएगा। तो एक पर डे रिवीजन, एक वीकली रिवीजन और एक मंथली रिवीजन। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास ही पढ़ो या मेरे से ही पढ़ो या किसी टीचर के पास ही जाओ, कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो ऐसा। बस क्या है, खुद से आपको ऑनेस्ट रहना है, अपने आप से ईमानदार रहना है। उसके बाद चलिए अब आगे के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ है प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर बोलें या उसी को आप मॉक पेपर बोल सकते हो या फिर मॉक टेस्ट बोल सकते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोल सकते हो। ये आपकी मर्जी है, सबका एक ही मतलब है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो यही होती है, कभी भी अगर आप युद्ध स्तर में किसी युद्ध में मैदान में कूद रहे हैं तो पहले क्या करता है, इंडियन आर्मी भी यही करती है कि अगर आप पैरा कमांडो बन रहे हैं तो पैरा कमांडो के लिए बहुत जरूरी है कि उसको उस शक्ति से गुजारा जाए। ये आप खुद से करिए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करेंगे, जितना अनसॉल्व पेपर आप सॉल्व करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी पकड़ आएगी। अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, 3 या 4 दिन का टाइम कम नहीं होता है। आप आराम से जाइए, रिवीजन करिए हर सब्जेक्ट में। प्लीज कम से कम एग्जाम से पहले आप कम से कम 5 से 7 मॉक पेपर हमेशा के हमेशा सॉल्व कर डालो। और उसमें कोई दिक्कत आती है तो जो नजदीक में आपका कोई, मान लो आपका टीचर है या फिर आपके स्कूल टीचर हैं, कॉन्टैक्ट देम। मेरे हिसाब से हर टीचर बच्चे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, डिपेंड्स ऑन कि बच्चा मदद चाहता है या नहीं चाहता है। तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत होता है, इवन तो अगर कोई आपका, मान लीजिए आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं या फिजिक्स की भी बात कर रहे हैं, हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, कोई दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, हम फटाक से फटाक आपका रिवीजन दे देंगे। उसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो नीचे ही डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो देखेंगे आप कि वहां पर हमारा खुद का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए भी एक लिंक दे रखा है। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, फेसबुक का लिंक दे रखा है, ट्विटर का लिंक दे रखा है, आप सबको यूज करिए, आप हमें क्वेश्चन दीजिए, वी विल सॉल्व देम फॉर यू। उसके बाद तो प्लीज प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये कम से कम 7 से 10 ये आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम से पहले, बिफोर एग्जाम। और बिफोर एग्जाम से मेरा मतलब है कम से कम 1 डे बिफोर, एक दिन पहले ही कर लीजिए। जब आप कर लेंगे तो आपके पास काफी सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन हो जाएगा। एक मान लीजिए पेपर में अगर मान लीजिए 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, तो अगर 10 पेपर आपने सॉल्व किए तो 20 × 10
मतलब 100 क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपने कर लिया, 200 बल्कि 20 गुणे 10 मतलब 200, 200 क्वेश्चन का कंपाइलेशन अगर है तो सीबीएसई उसके बाहर कहां से ही पूछ सकती है, आप खुद सोच सकते हैं, इतना क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपके पास रहेगा। चलिए, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे जरा देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर स्लीप, बहुत जरूरी चीज है, टेक प्रॉपर स्लीप। मेरे पास एक बच्ची आती है, इवन दो शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट उसको हमेशा ये दिक्कत रहती है, सर नींद नहीं आ रही है, सर बड़ा परेशान है, सर क्या करें, सर सब कुछ तो कर लेते हैं, बस नींद की वजह से फिर रिवीजन में दिक्कत होती है, नींद की तो चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। तो नींद बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 10 घंटे सो, बहुत बेकार है वो, तो आप 6 घंटे सो, आप सिर्फ 5 घंटे सो, बट वो नींद की क्वालिटी पे डिपेंड करता है आप कैसी नींद ले रहे हो। सपोज दैट आप देखो, फुटबॉलर कोई है, वो सुबह 5 बजे से खेलना शुरू करता है और शाम को 6 बजे तक प्रैक्टिस कर रहा है, तो जब वो 5 से 6 प्रैक्टिस करेगा तो उसकी पूरी बॉडी जो है ना वो हाईएस्ट पीक लेवल तक जा चुकी होगी। उसके बाद उसको आराम की जरूरत करने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होगा, वो जाता है सिर्फ लेटता है और नींद अपने आप आ जाती है। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, मैं पूरी दिन क्लासेस लेता हूँ, तो शाम को पहुँचता हूँ 10-11 बजे, तो फोन ऑन या नौटंकी की जरूरत नहीं पड़ती मुझे सिर्फ लेटना होता है, नींद अपने आप आ जाती है। पहली चीज आप ये करिए, ये डिस्ट्रैक्शन हटाइए, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, ये सबका दिन आता है यार एक टाइम पे, जब आएगा तब आराम से करना। अभी के लिए बोर्ड से इंपॉर्टेंट आपके लिए और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन कम रखेंगे, सेल फोन यूज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी जो ब्राइटनेस होगी, उसकी रेज होंगी, वो आपकी आंखों पे असर डालेंगी, और वो आंखों पे जब असर डालेंगी तो जल्दी आपको नींद नहीं आने वाली है। इसलिए जरूरी ये है कि आप इनसाइड डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखें, कम से कम आधे घंटे जाकर के जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चे बोलते भी हैं कि सर जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं नींद आ जाती है, पढ़ाई करने बैठते हैं नींद आ जाती है। तो ये सच्चाई है, आपकी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, आपको नींद नहीं आ रही है। आप अपने सब्जेक्ट के अलावा कोई भी एक कहानी, प्रेमचंद की कहानी, गबन उठा लीजिए, गोदान उठा लीजिए, कोई भी एक पढ़ डालिए, आप सिर्फ पढ़ना शुरू करेंगे, आपको धीमे धीमे नींद जो है ऑटोमेटिक आने लगेगी। तो प्लीज टेक प्रॉपर स्लीप, और प्रॉपर स्लीप का मतलब है कम से कम जब आप बोर्ड्स दे रहे हैं तो 5 से 8, अब ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, बट इतनी स्लीप तो आप पक्का लीजिए। और इसके बाद भी सोचो, आप 24 में से 8 कम कर दो तो कितना बचा, 16 घंटे। 16 घंटे में से मैं सिर्फ 4 घंटे ही तो बोल रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। अब 4 घंटे और कम कर दो तो 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे क्रिएशन के लिए बहुत टाइम है आपके लिए, लेकिन मेरा मानना है अगर आपको पढ़ाई आपकी कम है, लेवल कम है, तो इन 12 घंटों को भी झोंक दो, फिलहाल के लिए पूरी पढ़ाई में झोंक दो। एक बार सिर्फ ये महीना निकला आपका, जैसे ही 7 जून को एग्जाम आपका मैथ्स का लास्ट होता है, खत्म होता है, फिर आप आराम ही आराम करिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मेडिटेट। इसमें तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को, मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत कम लोगों को पता है, बट सच्चाई ये है कि महात्मा बुद्ध, उनको साल्वेशन मिली मेडिटेशन से मिली। स्वामी महावीर, साल्वेशन मिली मेडिटेशन से मिली। दयानंद सरस्वती, मेडिटेशन से ही साल्वेशन मिली। अपने स्वामी विवेकानंद, कि जो ज्ञान का, ऊर्जा का जो स्रोत है ना, इसका बहुत बड़ा जरिया है ये मेडिटेशन, और लोग इसको हमेशा दरकिनार करते हैं। मेडिटेशन का मतलब ज़्यादातर लोग समझते हैं कि समाधि बना के बैठ जाओ और जो है ओम का जाप करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ध्यान है। अब ध्यान योग के कई अलग अलग प्रकार दे रखे हैं, मैं इस पर कभी आराम से एक वीडियो बनाऊंगा और वो भी आपको दूंगा, आप देखिएगा। बट ध्यान का मतलब है सिर्फ आप 5 मिनट कहीं भी या 2 मिनट कहीं भी किसी एक मुद्रा में शांति से बैठ जाइए। एक नाम सुना होगा आपने, विपश्यना। इसको जरा गौर करिए, जाइए गूगल करिए विपश्यना, या आप जानते होंगे सदगुरु को फॉलो करिए, या फिर श्री श्री रविशंकर, इनको फॉलो करिए। और इन सबके पास अलग अलग क्रियाएं हैं मेडिटेशन की। आप इनमें से किसी को भी कर लो सर ना, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, पक्का बता रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी। एक को करो फिलहाल, अभी के लिए जिनका बोर्ड्स आ गया है, जिनको नहीं आता है, एक्स्ट्रा चीज डालने की जरूरत नहीं है, वरना कहोगे सर 2 घंटा तो मेडिटेशन कराया करते हैं, तो हम कहां से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब भी आप 12th कर लेंगे, ये ऐसी चीजें तो जिंदगी भर काम आएगी आपके, जिंदगी भर। आप फुटबॉल खेलो, आप क्रिकेट खेलो, आप हॉकी खेलो, आप पढ़ाई करो, आप रिश्ते बनाओ, हर एक जगह पे ये आपके ना एक वरदान साबित होगा अगर आप करना शुरू कर देंगे तो मेडिटेशन के लिए प्लीज टाइम निकालिए, 5 मिनट 10 मिनट जो आपकी मर्जी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज
थोड़ा टाइम खुद को देना शुरू करिए। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, आप खुद से पूछ पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, अगर रात में जग रहा हूं तो क्यों जग रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान मेहनत करता रहता है पर उस मेहनत का कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है जिसका कहीं कोई रिजल्ट ही ना दिख रहा हो। आप मेहनत करो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कह रहे हो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और आप रीडिंग पे रीडिंग करते रहो, किसी बुक की एनसीईआरटी उठा लो, आप रीडिंग पे रीडिंग करते रहो, बट उसका जब आप मॉक टेस्ट पेपर दो तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, तो क्या उसको सॉल्व करने का कोई मतलब बचा? आपने जो पढ़ाई की इसको कुछ मतलब हुआ? इसलिए प्लीज जब भी आप पढ़ाई करें उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन रखें। इवन दो गीता में कहा गया है कि कभी भी जो काम करो, कर्म कर तो फल की चिंता मत कर। अब वहां पर उसके कहने का मतलब यह है कि फल मत देखो, आप ये मत देखो कि 35 में मेरा 25 आएगा या 30 आएगा या 32 आएगा। आप क्यों नहीं कोशिश करते हो कि मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूं? और मान लो अगर 6 चैप्टर हैं और 6 के 6 कवर कर लिया आपने, तो उसके बाहर से क्या पूछेगा सीबीएसई? अलाउड ही नहीं है, आप केस कर दोगे उसके ऊपर। इसलिए आपका मेन काम क्या है? कर्म करना। आप कर्म पे ध्यान दो, जो काम आपको करना है उस टॉपिक पे ध्यान दो, उनको खत्म करो पहले। तो प्लीज मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हैं, लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका, कवर हाई वेटेज चैप्टर्स फर्स्ट। कवर हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट। शुरुआत में उन चैप्टर्स को कवर करिए जो हाई वेटेज देते हैं। फिलहाल के लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, मेरे पास सिलेबस फिलहाल चिपका हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूं फटाक से। ये आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और उसके अलावा आपका सरफेस केमिस्ट्री। अगर आप ये 3 चैप्टर कवर करते हैं तो इससे आपका 13 नंबर कवर होता है। तो 13 नंबर यहां से हो गया, ठीक है। फिर नीचे का अगर आप देख लो, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, वाओ, जस्ट 2 चैप्टर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में अमाइंस। अमाइंस जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आप इजीली कवर कर सकते हो एक दिन में। एक दिन इसके लिए दोनों चैप्टर्स के लिए काफी होगा अगर आप कवर करना चाहते हो। जिनको कुछ नहीं आता, अगर स्टार्टिंग से आपने खाली रिवीजन ले रखा है, शुरुआत से पढ़ना है आपको, तो ये भी काफी होगा। सिर्फ इतना सिलेबस आप कवर करोगे, ये भी अपने आप में सिर्फ 13 नंबर कवर करा। सोचो आप, तो आपने 13 नंबर यहां से ले लिए और 13 नंबर यहां से ले लिए, 26 नंबर कहां, कितने में से? 35 में से आपने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब बचा क्या आपका? सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर। 9 नंबर के लिए आपको पता है क्या पढ़ना है? 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक आपका डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप सोचो, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। दोनों आपस में जुड़े हैं। आप जाकर के देखो, आप 2 घंटे का समय दोगे, दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। कितना हो गया आपका? 9 नंबर। तो 13 नंबर और 9 नंबर, कितना हो गया? 25 नंबर, सॉरी 35 नंबर। 35 में से 35 पूरा कवर कर लिया आपने। अगर आप 3 दिन का समय देते हो तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन इजीली कवर हो सकता है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा सिलेबस फुल ओरिएंटेशन कर सकते हो रिजल्ट की तरफ, कि रिजल्ट हमारा कितना अच्छा जा सकता है। ये हो गया आपका वेटेज कवरेंस। नाउ आंसर राइटिंग। ये बस 5 मिनट में और लूंगा आपको इस वीडियो में कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। आंसर राइटिंग, पहले बात तो मैं ऐसे ही डाल दूं आपको। सपोज दैट आपकी ये कॉपी है, तो आंसर नंबर 1 और उसका पार्ट है, मान लो ए, बी या सी, मान लेते हैं बी है, तो आंसर नंबर 1 बी पार्ट। और बी पार्ट लिखने के बाद आपको इस तरफ या इस तरफ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द कंपाउंड्स which belong to D block are known as coordination compound. For example, अब मैंने इतनी बड़ा वो लिखवाया था आपको, क्या? शक्तिवान, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। याद होगा, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। तो आप लिख दो
फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम, फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम, फॉर एग्जाम्पल वेनेडियम। कोशिश करिए जिस भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल नहीं भी पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो आप में अब यहां पर एग्जाम्पल का जिक्र ना हो, फिर भी आप एग्जाम्पल लिखो, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं लिखना है। अब आप क्या लिख सकते हो यहां पर, बड़ा सा अच्छे से लिख दो, ऐसे देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, एफई, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, और इसका ऐसे एक साइकिल बना दो। अब आप जरा सोचो, ये आपको बनाने में सिर्फ 30 सेकंड लगा, और अगर आपको पता है तो, बट इस क्वेश्चन में अगर आपने इस तरह का एक फ्लो चार्ट यूज कर लिया तो एग्जामिनर पर कितना बड़ा असर जाएगा कि इस बच्चे को पूरा चैप्टर आता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया आपने। पूछा गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, आपने आंसर बताया और साथ में पूरा चैप्टर का उसको रिलेवेंस दे दिया कि देखिए ये होता क्या है। और अगर और भी टाइम आपके पास है, मान लीजिए 1.5 घंटे में चैप्टर आपने पूरा का पूरा ये पेपर खत्म कर लिया, तो आप शुरू कर दो यहां से 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन, इनके एटॉमिक नंबर भी लिख दो आप, ये भी कर सकते हो आप। इस तरह से एग्जामिनर के ऊपर एक काफी अच्छा असर जाता है। फिर एक चीज जो बार बार कही जाती है बट लोग कम फॉलो करते हैं, जो आंसर आपको पहले आता है, कोशिश यही करिए अगर पहला क्वेश्चन पहले आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन भी पिक कर सकते हो। बस क्या है, कभी भी इसकी गलती मत करना भाई, अगर आंसर नंबर 3 कर रहे हो तो आंसर नंबर 3, सी पोर्शन कर रहे हो तो सी पोर्शन, यहां पर ये जरूर लिखना है आपको, इसका याद रखिए आप। और कोशिश करिए कि जो भी आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट जरूर निकालिए अलग से, जिसमें आप रिवीजन दे सकें और देख सकें कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो फिलहाल के लिए मेरा मानना है कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीबीएसई एग्जाम के लिए और आंसर राइटिंग के लिए, मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया है। बट स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, मैं उस पर भी जल्दी एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और उसके अलावा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम उसके जो लिंक बने हैं वो भी जाइए आप क्लिक करिए, और वहाँ पर भी हमें शेयर कर सकते हैं लोगों को, या खुद भी लाइक कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लविंग अस।